वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गंगा सवेरा में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सुप्रभात आप सभी का। यूपी उत्तराखंड समेत हर अहम खबर के साथ हाजिर हैं हम। बिल्कुल, बात चाहे राजनीति की हो या राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे। और इतना ही नहीं दीपा, हर खबर को अलग और नए अंदाज में दर्शकों के सामने रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम गंगा सवेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले बड़ी खबर कन्नौज से है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन गिरफ्तार हो चुका है। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया पीयूष जैन को। लगातार चौथे दिन भी ठिकानों पर आयकर की रेड जारी है। अब तक खबर यह है कि 257 करोड़ की नकदी और सोना चांदी बरामद किया जा चुका है। कन्नौज के ठिकानों पर अभी भी लगातार छापेमारी जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जीएसटी इंटेलिजेंस ने पूछताछ की और उसके बाद गिरफ्तारी हो गई है पीयूष जैन की। लगातार चौथे दिन भी ठिकानों पर आयकर की रेड जारी है और साथ ही साथ 257 करोड़ की नकदी और सोना चांदी बरामद। इत्र के व्यापारी के ठिकानों पर नॉन स्टॉप छापेमारी। कानपुर के बाद कन्नौज में खजाने की खोज जारी। पीयूष जैन के घर में मिला तहखाना। बरामद 250 किलो चांदी, 25 किलो सोना। गिनते गिनते थक जाएंगे, देखते देखते थक जाएंगे, क्योंकि जहां तक नजर जाएगी पैसा और सिर्फ पैसा ही नजर आएगा। ये खजाना हड़प्पा की खुदाई में नहीं मिला है, न ही ये खजाना किसी राजा महाराजाओं का है, बल्कि ये जितना भी पैसा आप देख पा रहे हैं, ये उस अकूत संपत्ति का सिर्फ एक अंश भर है जो इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर से बरामद हुआ है। पीयूष जैन के घर से बरामद हुई इस अकूत संपत्ति को गिनते गिनते इनकम टैक्स के अधिकारी थक गए हैं। नोट मशीन ने तौबा कर ली है, वेट मशीन का दम निकल गया, लेकिन पीयूष जैन के ठिकानों से दौलत मिलने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि पहले इनकम टैक्स को कानपुर में 177 करोड़ रुपए नगद मिले थे, लेकिन जैसे इनकम टैक्स ने अपनी छापेमारी का दायरा बढ़ाया और कन्नौज में खजाने की खोज की तो आंखें फट गई। क्योंकि इनकम टैक्स को छापेमारी में पीयूष जैन के घर में एक तहखाना मिला है, जिसमें 250 किलो चांदी और 25 किलो सोने की सिल्लियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा तहखाने से ही नोटों से भरी 9 बोरे भी मिले। इसमें ज्यादातर नोट से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं। आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नोट खेत में पैदा नहीं हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश की सरकार गरीबों को जो फ्री में अन्न दे रही है, पहले ये अन्न का पैसा ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाता था। लेकिन विपक्ष इस छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है और इसे चुनाव से जोड़कर देख रहा है। 4 साल निकल चुके हैं तो 4 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए थी जी। 4 साल अब देखिए, ये विद्वेष भावना से किसी पे छापे डालना, वैसे तो सब हैं, और कौन नहीं जानता है कि टैक्स की चोरी कौन कर रहा है। ये एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है। 235 करोड़ रुपए अब तक गिने जा चुके हैं
और तमाम उसके यहाँ धन संपत्ति बरामद हो रही है। ऐसे लूटखोर लोग बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये सारे विभाग सोते रहते हैं, सिर्फ चुनाव के समय में जगते हैं। ये ठीक बात नहीं है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे लुटेरों को, ऐसी संपत्ति का, अवैध संपत्ति को दबा के रखने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि शुरुआत में पीयूष जैन को समाजवादी पार्टी से जोड़कर बताया जा रहा था। हालांकि बाद में साफ हो गया है कि उनका किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि पीयूष जैन से पहले एक बड़ी छापेमारी लखनऊ, मऊ और यूपी के कई जिलों में समाजवादी पार्टी के करीबियों पर हुई थी, जिसमें इनकम टैक्स को करीब 800 करोड़ रुपए मिलने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या चुनाव से पहले हो रही ये छापेमारी इत्र व्यापारी पीयूष जैन के साथ खत्म हो जाएगी, या फिर हर बीतते दिन के बाद खजाने की खोज और ज्यादा तेज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात चुनाव की। यूपी विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 3 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में सभी सियासी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन किस पर है भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। यूपी चुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टी सियासी गुणागणित लगा रही है। जातिगत वोटों को लुभाने की कोशिशें हर पार्टी की तरफ से हो रही हैं। अब यूपी के ब्राह्मणों को रिझाने के लिए भाजपा युद्ध स्तर पर जुट गई है। जी हां, रविवार को जब यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पर प्रदेश के ब्राह्मण नेताओं की बैठक शुरू हुई, तो बीजेपी ने इस बैठक में ब्राह्मणों को साधने के लिए बड़ा प्लान बनाया। और इस प्लान के तहत यूपी के सभी बड़े ब्राह्मण नेताओं को मैदान में उतारकर भाजपा ब्राह्मण समाज के लिए किए गए कामों को घर घर तक पहुंचाएगी। इसके लिए एक 16 सदस्यीय समिति भी तैयार की गई है और इसमें अजय मिश्रा टेनी को भी जगह दी गई है। ब्राह्मणों को साधने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले कुछ समय से सत्ता के गलियारे में चर्चाएं तेज हैं कि ब्राह्मण मतदाता इस बार भाजपा से नाराज है और पार्टी को इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इसके मद्देनजर ये प्लानिंग की गई। यूपी के ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बनाई गई 16 सदस्यीय समिति से आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मुलाकात भी करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को इस समिति का खास तौर पर सदस्य बनाया गया है, जिसके पीछे माना यह जा रहा है कि भाजपा ये संदेश देना चाहती है कि बुरे वक्त में भी भाजपा ब्राह्मणों के साथ है। ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बीजेपी ने अजय मिश्र टेनी के अलावा दिनेश शर्मा, सतीश द्विवेदी, आनंद स्वरूप, शिव प्रताप शुक्ला, महेश शर्मा, ब्रजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा, अभिजात मिश्रा, सांसद रमापति त्रिपाठी जैसे बड़े बड़े ब्राह्मण नेताओं को समिति का मेंबर बनाया है। अब ब्राह्मणों को रिझाने के लिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम कवायदें की जा रही हैं, आप देखिए। चुनाव करीब है और ऐसे में ये अक्सर आम बात हो जाती है हर इलेक्शन में। ब्राह्मण जिताएंगे 2022 की बाजी क्या? 2017 भाजपा के 46 ब्राह्मण जीते थे। 2017 का क्या रिकॉर्ड रहा वो भी आपको बता रहे हैं। सरकार भाजपा की बनी और 2012 में देख लीजिए सपा के 21 ब्राह्मण जीते, सरकार समाजवादी पार्टी की बनी। और 2007 में बसपा के 41 ब्राह्मण जीते, सरकार बसपा की बनी। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि जिसके साथ ब्राह्मण होते हैं तो सरकार उसकी बनती है और इसलिए लगातार कोशिशें भी हो रही हैं। राजनीतिक दलों की पहली पसंद ब्राह्मण क्यों है, ये भी आपको समझाते हैं। बसपा ने अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की, आपको याद होगा। सपा ने बलिया से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की और कांग्रेस ब्राह्मणों को साधने में लगातार जुटी हुई है। भाजपा ब्राह्मणों को जोड़ने अब जा रही है, लगातार कवायदें हो रही हैं। जया बिल्कुल। और ब्राह्मण वोट की ताकत की अगर बात करते हैं तो यूपी में 10% ब्राह्मण वोट है। 160 सीटों पर इसका असर दिखाई देता है। 80 सीटों पर निर्णायक भूमिका में ये दिखाई देते हैं और यूपी में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। 1989 के बाद कोई ब्राह्मण सीएम नहीं बना और इस वजह से इस बार चुनौती बहुत ज्यादा है, क्योंकि लगातार खबरें सामने आ रही हैं। जो तमाम सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं और अब बीजेपी पूरी स्थिति को भांपते हुए प्लान तैयार कर रही है और इसी कड़ी में ये बीजेपी का
कह सकती हैं आप मास्टर स्ट्रोक ब्राह्मणों के लिए ये प्लान और साबित हो बिल्कुल सकता है। जया, क्योंकि हर पार्टी ये कोशिश कर रही है ब्राह्मणों को रिझाने की, लेकिन ब्राह्मण किसके साथ जाते हैं वो अहम हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आज भाजपा की यूपी में शुरू की गई जन विश्वास यात्रा का 9वां दिन है और आज अलग अलग क्षेत्रों की जन विश्वास यात्राएं अपने अगले पड़ाव पर पहुंचेगी, जहां भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। प्रतापगढ़ और सीतापुर की जन विश्वास यात्रा में आज मुख्यमंत्री योगी शामिल होने वाले हैं। प्रतापगढ़ दौरे पर सीएम योगी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इसके बाद सीएम जनसभा को भी संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। सीएम का कार्यक्रम रामपुर खास विधानसभा के नयापुरवा गांव में आयोजित किया गया है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का गढ़ माना जाता है। मौजूदा वक्त में इस सीट से उनकी बेटी आराधना मिश्रा विधायक हैं और बताया ये भी जा रहा है कि पहली दफा इस विधानसभा सीट पर प्रदेश का कोई सीएम जनसभा करेगा, इसलिए भी अपने आप में अहम हो जाता है। दोपहर 12 बजे लखनऊ वाराणसी हाईवे के बगल में बसे नयापुरवा गांव में सीएम योगी पहुंचेंगे और उसके बाद तमाम कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा सीएम योगी सीतापुर में पहुंचने वाली जन विश्वास यात्रा में भी शामिल होंगे और इसके लिए दोपहर बाद 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है। सीतापुर पहुंचेंगे तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बदायूं में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। तो अलग अलग हिस्सों में तमाम दिग्गज होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बुलंदशहर में जन विश्वास यात्रा का नेतृत्व आज करने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता मौजूद हैं। शैलेश, क्योंकि जन विश्वास यात्रा आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और आज 9वां दिन है, क्या कार्यक्रम पूरा रहेगा, कहां पर कौन से नेता मौजूद होंगे? बिल्कुल, देखिए 19 तारीख से जन विश्वास यात्राएं शुरू हुई थी 6 जगह से और आज उनका 9वां दिन है। अगर बात करें, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री का, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कार्यक्रम अभी आपने जिक्र किया, तो उसके अलावा हम बता दें विभिन्न यात्राओं में जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, चाहे बात की जाए डॉक्टर महेंद्र सिंह की जो जल शक्ति मंत्री हैं, चाहे बात की जाए राज्य मंत्री सुरेश पासी की, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री में अगर बात की जाए तो महेंद्र नाथ पांडे, ये वो तमाम चेहरे होंगे। इसके अलावा भी देखिए सांसद हैं कई, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो आज अलग अलग जगह जनविश्वास यात्रा में नजर आएंगे। लेकिन आज मुख्यमंत्री जहां जनविश्वास यात्रा में जा रहे हैं वो सीट काफी है, मैं रामपुर, जैसा अभी आपने जिक्र भी किया, प्रतापगढ़। देखिए इस बार जो स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, अगर आप देखें इन जनविश्वास यात्राओं के थोड़ा और पहले हम जाएं और देखें तो स्ट्रेटेजी ये थी कि जिन सीटों पर भाजपा कभी नहीं जीती या जिन सीटों पर लंबे समय से नहीं जीती, ये 2 कंडीशन है, वहां पर खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला, उन सीटों पर मुख्यमंत्री ने जनसभाएं की, खास तौर से लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम लिए, यानी वहां पर पहले सौगात दी, उपलब्धियां, उसके बाद सौगात के साथ में प्रदेश सरकार ने उस जगह के लिए क्या काम किया है, पिछली सरकारों ने क्या काम नहीं किए थे, खास तौर से अगर मान लीजिए कोई लंबे समय से वहां पर विराजमान है कहा जाए तो उसने अपने विधायक रहते हुए उस क्षेत्र के लिए क्या नहीं किया, ये चीजें बताने की सीतापुर के दौरे पर सीएम योगी हैं, वहां पर रामपुर खास में प्रमोद तिवारी का बहुत प्रभाव वहां पर है, दिग्गज नेता वहां से वो लंबे वक्त तक रहे और अभी भी वहां पर एक्टिव है। अभी आराधना मिश्रा वहां से एमएलए हैं, वहां पर जब जनसभा होगी तो वहां पर भी लगातार नजर होगी। लेकिन शैलेश, 6 अलग अलग जगहों पर जो जन विश्वास यात्रा है वो निकली भारतीय जनता पार्टी की, वो जन विश्वास यात्रा वाली रथ कहां पर पहुंची है, कौन कौन से हिस्से को छूते हुए आज आगे बढ़ेगी? शैलेश, चलिए उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार आगे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी की आगे बढ़ रही है, कहां पर क्या होने वाला है, कौन सा दिग्गज पहुंचेगा। 9वां दिन आज है, शुरुआत 6 रथों के साथ में की गई थी, अलग अलग हिस्सों में जन विश्वास यात्रा वाली रथें आगे बढ़ाई गई थी और आज भी तमाम दिग्गज इसमें शरीक होंगे। सीएम योगी की मौजूदगी होगी प्रतापगढ़ में, सीतापुर में, रामपुर खास में उनकी जो जनसभा होनी है उस पर विपक्षियों की भी लगातार नजर है और इसके अलावा तमाम जो डिप्टी सीएम हैं दोनों ही, वो भी अलग अलग हिस्सों में इन रथों को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही पूरी कोशिश की जा रही है कि जन विश्वास यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश का पूरा विश्वास जीता जाए, क्योंकि बीजेपी दावा ये कर रही है कि 2022 में वापसी होनी है और वापसी के लिए सभी का भरोसा जीतना बहुत अहम हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो नारा दिया था, आज झांसी में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान प्रियंका के उस नारे का साइड इफेक्ट सामने आ गया। जब कांग्रेस नेताओं की तरफ से आयोजित मैराथन दौड़ में
शामिल होने आई लड़कियों ने जमकर हंगामा कर दिया। ये कल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कल जब वहां पर लड़कियां पहुंची तो हंगामा किस कदर बरपा वो देखिए। और दरअसल कांग्रेस नेताओं के बुलावे पर मैराथन में शामिल होने आई सैकड़ों लड़कियों ने दौड़ शुरू कर दी, जिसके बाद आयोजकों ने मैराथन जीतने वाली बच्ची की बजाय किसी और को इनाम दे दिया। जिसके बाद मैराथन जीतने वाली लड़कियों ने मौके पर लगे कांग्रेस के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग को फाड़ना शुरू कर दिया। सड़क पर जमकर हंगामा किया। इस हंगामे के बीच लड़कियों ने नारेबाजी भी शुरू कर दी, जिसके चलते मौके पर अजीब हालात पैदा हो गए, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भी बुलाना पड़ा। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीर है जब एक तरफ मैराथन के लिए इन बच्चियों को बुलाया गया था और बताया जा रहा है कि जिस बच्ची ने जीत हासिल की थी उस बच्ची को इनाम ना देकर किसी और को इनाम दिया गया और इसी बात को लेकर नाराजगी दिखाई दी। और उसके बाद क्या वहां पर हाल रहा वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कांग्रेस के बैनर, पोस्टर को फाड़ा गया। एक तरफ जया क्योंकि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार दे रही हैं, दूसरी तरफ लड़कियों के लिए जो मैराथन दौड़ का आयोजन यहाँ पर किया गया था वहाँ पर पुरस्कार को लेकर जो हंगामा किया है उस पर अब विपक्षी भी हंगामेदार होंगे। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के नेतृत्व में महिलाओं में आत्मविश्वास सृजित हो, उसके लिए मैराथन दौड़ की जा रही। झांसी में भी मणिकर का मैराथन दौड़ इस आशय से की जा रही कि लड़कियां मुख्य धारा में जुड़ें। और ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि 7-8 हज़ार लड़कियों ने और महिलाओं ने इसमें भाग लिया है और सब इस उत्तर प्रदेश में एक नए इतिहास को सृजन कर रही हैं। वहीं कल यानी कि 28 दिसंबर को कानपुर को मेट्रो रेल सेवा की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी 28 दिसंबर को कानपुर के दौरे पर पहुंचेंगे और मेट्रो रेल सेवा के उद्घाटन के अलावा पीएम मोदी कई योजनाओं की सौगात देने के साथ आईआईटी कानपुर में भी जाएंगे। तो बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री मोदी का कल कानपुर दौरा है। 28 तारीख को यहां पर वो बड़ी सौगात देंगे। कानपुर को मेट्रो की सौगात देने वाले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट जो वहां पर तमाम पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे। लेकिन इनसे पहले आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वो शरीक होंगे। सुबह करीब खबर ये है कि 11 बजे पीएम मोदी आईआईटी कानपुर पहुंचेंगे और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ जाएंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। गाजियाबाद में भाजपा पर बरसे ओम प्रकाश राजभर, कहा समय बदलाव का है, भाजपा को करना है सत्ता से बाहर। सपा की सरकार आने पर गरीबों को मुफ्त में दी जाएगी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने अमित शाह के बयान पर किया पलटवार, कहा भाजपा ने झूठ बोलने में की है पीएचडी। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1। रविवार को गोरखपुर में भाजपा ने निकाली जन विश्वास यात्रा। मंत्री पंकज चौधरी और सांसद रवि किशन ने लोगों को किया संबोधित। 2022 चुनाव में 350 सीटें जीतने का किया दावा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने रविवार को बिजनौर में निकाली तिरंगा यात्रा। भाजपा पर साधा निशाना, कहा प्रदेश की जनता महंगाई से परेशान है, भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा बढ़े अपराध। तो धुआंधार 22 के बाद दीपा अब अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आज की बड़ी खबरें क्या रहेंगी, क्योंकि चुनावी मौसम है और इसमें कोई खबर छूटे ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल जया, क्योंकि चुनावी खबरों के बीच हमारी नजर उन अहम खबरों पर भी लगातार बनी रहती है जो दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए हम चुनावी शोर के बीच भी उन अहम खबरों पर लगातार नजर बना करके रखते हैं ताकि कोई भी अहम खबर आपसे छूटे ना। ओवर टू यू जया। बिल्कुल दीपा, और जैसा कि आपने भी कहा कि ये बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि चुनावी मौसम में कोई भी अहम खबर छूटे ना। तो आज जो बड़ी खबर रहेगी वो लखनऊ की बड़ी खबर है। लखनऊ में आईपीएस अफसरों की पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने वाली है और इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव आरके तिवारी करेंगे। सरकार नए साल पर
आईपीएस को पदोन्नति का तोहफा देने जा रही है और उसी को लेकर आईपीएस अफसरों की ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तो ये बड़ी खबर वाराणसी से। इसके अलावा वाराणसी से जो अगली बड़ी खबर है वो ये है कि 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत आज से होने जा रही है और काशी में 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से शुरू होने जा रहा है और पहले दिन हास्य व्यंग्य का आयोजन होगा और इसमें राजू श्रीवास्तव मौजूद होंगे। दूसरे दिन सांस्कृतिक, आधुनिक और ऐतिहासिक विषयों पर कार्यक्रम रखा जाएगा और इसमें हेमा मालिनी शामिल होने वाली हैं। तीसरे दिन की अगर हम बात करते हैं, समापन का कार्यक्रम होगा और पूर्वांचल क्षेत्रीय सिनेमा पर चर्चा की जाएगी जिसमें सांसद रवि किशन मौजूद होंगे। तो ये बड़ी खबरें हैं 2 दिन भर की, जो हम अपने दर्शकों को ताज़ा अपडेट भी दीपा देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जया, क्योंकि दिन भर चुनावी खबरें तो होंगी। इसके अलावा और भी जो 2 अहम खबरें आपने बताई हैं वो भी अहम है। आईपीएस अफसरों को प्रमोशन का तोहफा मिलने वाला है आज, और आज की बैठक में प्रमोट होने वाले अधिकारियों के नाम तय हो सकते हैं, उन पर भी लगातार नजर होगी। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर वाराणसी से आपने बताई, फिल्म महोत्सव पर भी हमारी नजर रहेगी, वहां पर किस तरीके से पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ता है। लगातार पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वक्त हो रहा है एबीपी गंगा के खास सेगमेंट क्या चल रहा है का। ऐसे में रायबरेली में क्या चल रहा है ये जानने के लिए एबीपी गंगा संवाददाता पंकज सिंह पहुंचे चाय की दुकान पर। पंकज ने वहां चाय की चुस्की के साथ भी लोगों की राय ली। तो आइए आपको दिखाते हैं रायबरेली में लोग क्या सोच रहे हैं और वहां पर क्या चल रहा है। सर्दी के मौसम में सुबह सुबह लोग चाय की दुकानों पर चाय की चुस्कियां लेने पहुंचते हैं और चाय के साथ में राजनीतिक चर्चाएं भी करते हुए दिखते हैं, जो कहीं न कहीं इस समय गर्मी बढ़ाने का काम कर रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो चाय पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं और तरह तरह की बातें हो रही हैं। आइए जानते हैं इनसे कि सदर सीट पर क्या हाल होगा। सर, सदर सीट का इस समय कौन प्रत्याशी हो सकता है और क्या स्थितियां हैं इस समय? अब प्रत्याशी तो तमाम सारे लोग अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तमाम सारे लोगों को पोस्टर हम लोग देख रहे हैं। तो आने वाले समय में चुनाव में कौन जीतेगा तो चुनाव ही बताएगा। आदित्य अभी कांग्रेस में थी और बागी विधायक के रूप में उनकी पहचान थी, अभी वो भाजपा ज्वाइन कर ली है, तो क्या समीकरण होगा सदर सीट पर उनको? अब देखिए, हमारा अपना व्यू है कि समीकरण थोड़े से कठिन हुए हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आदमी पार्टी बदलते हैं। तमाम सारे लोग पूरे देश में पार्टी बदलते रहते हैं, इन्होंने भी बदला है, लेकिन एक इनका परंपरागत वोटर जो था वो शायद हमारे हिसाब से लगता है कि इनके छिटकता दिख रहा है। सर, क्या कहना है आपको सदर सीट के लिए? सदर सीट तो हमको, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर तो केवल आदित्य ही दिखाई देगी। उसकी वजह है कि क्योंकि आप परमानेंट उनके पिताजी काम करते रहे समाज में, आज रोडों पर काम किया उन्होंने, खुद भी आई, 5 साल बीता, नगर पालिका चला, 90,000 वोटों से जीता और रोडों पर ये समझ लीजिए उन्होंने काम किया है। क्या लगता है आपको कि भाजपा ज्वाइन करने के बाद अदिति का समीकरण यहाँ ज़्यादा अच्छा होगा या खराब? बिगड़ गया। आपकी जो है वो बहुत मुश्किल जीत पाएंगी, यहाँ बहुत बट्टा इलेक्शन होगा। सर, कैसे? मुस्लिम वोट जो है बिल्कुल बिखर गया, इनको कांग्रेस से उसमें जाना, भाजपा में जाने से। पूरे रायबरेली जनपद में भाजपा इंक्रीज करेगी या दूसरी कोई पार्टी? नहीं, भाजपा तो इंक्रीज करने को, ये तो जब चुनाव होंगे तभी पता चल सकता है कि भाजपा इंक्रीज करेगी या सपा पर फाइट सपा में और भाजपा में होगी। तो हमारे साथ कुछ लोग थे जिनका कहना था कि इस बार सदर सीट पर भी अदिति के लिए टफ है, वहीं भाजपा रायबरेली जनपद में बढ़ेगी। और कुछ लोगों का कहना है कि इस बार सपा और भाजपा की लड़ाई है, ये तो वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, किसकी पोलिंग के बाद में किसके विधायक बढ़ते हैं, किसकी सीटें बढ़ती हैं। रायबरेली से कैमरा रविंद्र के साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा। तो यूपी चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में अलग अलग हिस्सों में क्या चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है जया, और यही हम बताने के दर्शकों को कोशिश भी कर रहे हैं कि किसकी हवा बह रही है उत्तर प्रदेश में।